गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में 29 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किया गया है? जैसा कि आपको पता है, अभी जो थाईलैंड और म्यांमार है, इसमें काफ़ी काफ़ी हाई इंटेंसिटी का भूकंप आया है, लगभग 7.7 तीव्रता का। तो इसमें म्यांमार में काफ़ी तबाही हुई है इससे, और काफ़ी मौतें भी हुई हैं। तो इसके लिए भारत ने एक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार। इसमें आपको ये भी याद रखना है, जो भारत से जो जिस विमान में ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, इसका नाम है C-130। इस विमान का नाम है C-130। और इसमें जो रेस्क्यू टीम होती है, उसमें 80 सदस्य जा रहे हैं इसके साथ। ठीक है। ये क्या होती है? रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ। ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है म्यांमार। और भूकंप की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि ये जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, भारत, इनमें भी जो भूकंप के झटके थे वो महसूस हुए। क्वेश्चन अगला है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो पीएम मोदी जाएंगे 2 देशों की यात्रा पर। एक तो है थाईलैंड, पहले ये थाईलैंड जाएंगे, उसके बाद जाएंगे श्रीलंका। ये जाएंगे अप्रैल का जो पहला सप्ताह है उसमें, लगभग 3 से 6 अप्रैल के बीच में जाएंगे ये। तो पहले तो जाएंगे ये थाईलैंड, तो इसका आंसर तो हो जाएगा थाईलैंड। उसके बाद ये श्रीलंका जाएंगे। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो सार्क है उसका ही अल्टरनेटिव है। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज आती हैं। 7 कंट्रीज आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये आती हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। हेडक्वार्टर इसका ढाका, बांग्लादेश में है। और इसकी जो पहली समिट थी वो हुई थी 2004 में। और ये छठी समिट हो रही है। छठी समिट कहाँ हो रही है? म्यांमार में। और इससे पहले समिट हुई थी इसकी 2022 में श्रीलंका में। और यहाँ पे मैं सार्क के बारे में और बता देता हूँ। सार्क में 8 कंट्री आती हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान होने की वजह से भारत इस पे फोकस नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए ये जो सार्क है ये काफ़ी निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, इसकी इतनी समिट होती नहीं है। इसलिए भारत का जो मेन फोकस रहता है वो बिम्स्टेक पर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन के तहत कौन सा प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ये था रोलिंग एप्लीकेशन, ऑप्शन ए। स्पाडेक्स आपको बता देता हूँ, स्पाडेक्स क्या है। स्पाडेक्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। स्पाडेक्स, इसमें जो SP है इसका मतलब होता है स्पेस, D का मतलब होता है डॉकिंग, और EX का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसका मेन उद्देश्य है स्पेस क्राफ्ट के बीच में डॉकिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करना। क्योंकि भारत आने वाले समय में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। और इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको रीफ्यूलिंग करने के लिए इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, डॉकिंग, अनडॉकिंग। और ये जो रोलिंग प्रयोग है, इससे पहले इसरो ने अनडॉकिंग करी है जो कि सक्सेसफुल रही, डॉकिंग भी सक्सेसफुल है, और ये जो रोलिंग एप्लीकेशन है सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होती हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपस में जब 2 स्पेसक्राफ्ट या 2 सैटेलाइट जुड़ते हैं तो इसको डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, आपस में जब ये जुड़ते हैं तो इसको डॉकिंग कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अनडॉकिंग। और अगर यही सैटेलाइट इसके चारों तरफ ऐसे घूम जाए, रोल कर जाए, तो इसको कहते हैं रोलिंग एप्लीकेशन। जो अभी इसरो ने किया है, ये किया है रोलिंग एप्लीकेशन। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत और जापान ने कितनी परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन
ये जापानी मुद्रा है, जापानी येन, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और जापान ने करी हैं ये 6 परियोजनाओं पर समझौता। ऑप्शन सी 6 परियोजनाओं। ये परियोजनाएं वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन के क्षेत्रों से संबंधित हैं। क्वेश्चन अगला है, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इससे पहले तो डिल्मा वाना रूसेफ, तो वापस से इसको ही इनका अध्यक्ष चेयरमैन बना दिया गया है। ऑप्शन बी डिल्मा वाना रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी थी ब्रिक्स जो समूह है उसने ही। और इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य कंट्री हैं। और अब एक और नया बन जाएगा जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो टोटल अब हो जाएंगे 9 कंट्री सदस्य हो जाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंट्रीज़ को, जो एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है विकास के लिए, देश के विकास के लिए। इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो, इसने घोषणा करी है कि इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनेगा। तो आप इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है इसका नाम भी याद रखें, प्रोबो सुबियांतो। क्वेश्चन अगला है, अभी अभी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2025 की। तो इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश कौन सा है? तो ये बना है अमेरिका, सेकंड पर था चीन और थर्ड पर है भारत, ठीक है। टोटल दुनिया में अगर बात करें तो अरबपतियों की संख्या है 3,442। और अमेरिका में अरबपतियों की संख्या है 870। और चाइना में है 823। भारत में है 284 अरबपतियों की संख्या। इसके अलावा एक दो चीज़ और याद रखनी है। इस लिस्ट के अनुसार चीन का शहर है संघाई। ये मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। और एक ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, जो टॉप 10 में जो धनी महिलाएं हैं, सबसे धनी महिलाएं हैं, उनमें एक भारत की है रोशनी नादर। ये भी आपको याद रखना है। इसकी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। आपको बस ये नाम याद रखना है, रोशनी नादर। और सबसे जो अमीर लोग हैं इस रिच लिस्ट के अनुसार वो है एलन मस्क, सेकंड पर हैं जेफ बेजोस, तीसरे पर हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत और रूस के बीच 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पर। ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में मार्च 2025 में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ संपन्न हुआ? इस एक्सरसाइज को तीनों सेनाएं होती हैं जो भारत की, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, इन तीनों की इसमें भागीदारी होती है। तो ये किया अभी अभी अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ उत्तरी सीमा पर आयोजित किया ये, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? तो ये राशि है 22,919 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी 22,919 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्वेश्चन अगला है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। तो इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत कितनी है? इस परियोजना की अनुमानित एस्टिमेटेड कॉस्ट है 6,282 करोड़ रुपए। 6,282 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बिहार की नदी है, गंगा की सहायक नदी कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसको लिंक किया जाएगा बिहार की एक दूसरी नदी है मेची। इसको मतलब लिंक मतलब क्या है, इसमें एक केनाल बनाई जाएगी, इसको इन दोनों नदियों को इससे जोड़ा जाएगा केनाल से। तो मानसून सीज़न में जो एक्स्ट्रा पानी होता है जिससे बाढ़ आ जाती है बिहार में, उस पानी को काउंटर करने के लिए इसका कुछ पानी इसमें चला जाएगा, क्योंकि मेची नदी में उतना पानी रहता नहीं है। तो इससे
मतलब बाढ़ को मैनेज करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 6,282 करोड़। मतलब इसकी इस परियोजना की जो डेडलाइन है वो है 2029 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट दिया है। तो थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।